अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। हाई कोर्ट हम इस वक्त मौजूद हैं। मौजूद बेंच जो है वो कुछ देर में फ़ैसला सुनाने वाला है और क्या फ़ैसला होगा ये आपको दिखाते हैं और सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये भी आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब, ट्रैप नहीं हो गए? ट्रैप हो गए? नहीं, कोई ट्रैप नहीं हुआ। बड़ी क्या आया? हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। अदालत ने हमें कहा है कि जी आपने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह हम लेंगे और जिस दिन हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। 186 पूरे कर लेंगे बिल्कुल, 186 से तो बहुत ऊपर जाएंगे। परवेज़ राय साहब ने काफ़ी सख्त बातें सुनाई उस दिन इंटरव्यू में खान साहब को, फिर आप चले गए ज़मान पार्क, तो आपने क्या बातें की जाके? इसका गलत साइड पे आप लेके जा रहे हो। इस तरह ये कोई फिल्म नहीं चल रही थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं। आराम से कोई तो फिल्म चल रही है चौधरी साहब। फिल्म नहीं चल रही, जो कुछ चल रहा है आजकल छुपता नहीं है, सारा कुछ कुछ फिल्में पब्लिक तक भी आप आने देना, सारा कुछ सामने आ जाता है, अब कुछ चीज़ नहीं छुपती। बाजवा साहब की बड़ी अच्छी तर्जमानी आप लोग कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? आपसे आपकी भी अच्छी तर्जुमानी करेंगे जब आपसे प्यार होगा। फंस गए बुरे तरीके से? फंस गए? फंस नहीं गए। इंशाल्लाह जिस दिन भी इसका फैसला होएगा उसके अगले दिन असेंबलियाँ तोड़ देंगे। तो एतमाद का वोट कब लेंगे? ये अब कोर्ट ने फैसला करना है। जब तक फाइनल फैसला नहीं होता तो लिहाजा ये हमारी अंडरटेकिंग है, वी विल नॉट डिसॉल्व टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग। ये हमारी अंडरटेकिंग। और एतमाद का वोट कब लेना होगा फिर? खत्म बात। हमारी कोई कंडीशन जो है या हमने कोई क्लब नहीं किया, ना हमारी ये अंडरटेकिंग है कि हम एतमाद के वोट तक ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये अंडरटेकिंग है जब तक केस चलता रहेगा, जब वो केस नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक 11 तारीख है, फिर 11 को देखेंगे आगे क्या होता है। 11th ऑफ जनवरी। तो यानी जनवरी तक ये खतरा टल गया, ख़त्म हो गया जी। केस तो अब चल सकता है, 2-3 साल भी केस चल सकता है। नहीं 2-3 साल नहीं, मैं एक शायद उसी केस तो कितनी खत्म हो जाएगा। बड़े सीनियर मायानाज आप कितने बड़े स्टार हैं, तो केस तो ज़्यादा देर भी चल जाते होते हैं। नहीं, ये केस ऐसा है नहीं ज़्यादा। एक बात जो है ना, उसमें सारी बात तो क्लियर होकर सामने आ गई है। आज वो नोटिस इशू कर दिया है, उस डेट के ऊपर उसको ये कंक्लूड करेंगे। वो अगर वो बहस करना चाहते हैं बहस कर लें, और अगर बहस नहीं करना चाहते हैं तो इट इज़ अप टू देम। तहरीक इंसाफ इसी असम्बली के साथ नए साल में दाखिल होगी। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर विद दिस नोट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल, अल्लाह का फजल। तो ये तो टल गया, खतरा ही टल गया। आप 11 जनवरी तक आप नॉर्मल हो गया? नॉर्मल भी हो गया, लेकिन साथ अदालत ने हमें ये भी कह दिया है कि जब अगर हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह देखें, हो सकता है उससे पहले ही हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लें। नहीं, जब तक केस चल रहा है आप डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे। वो ले लें कोर्ट, आप देखें अपने मसल्स दिखाने के लिए जो मर्जी करें जी, वो तो ओपन एंडेड है। लेकिन ये तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया, आप उसी असम्बली के साथ आप नए साल में दाखिल हो गए। नहीं, मेरा ख्याल है जो ऑर्डर था ना, और जो गवर्नर का इतना गैर आइनी, इतना गैर कानूनी, इतना जो प्रोविजंस आपने पता नहीं सुनी मेरी बहस के नहीं, जो हमने अदालत के सामने पेश की, वो इतना गलत ऑर्डर था कि उसने सस्पेंड होना ही था। और आप देखेंगे 24 घंटे से कम अरसे में वो सस्पेंड हो गया। अब खान साहब के साथ अफसोस आप करेंगे जाके, इस फैसले के बाद मुबारक देंगे, क्या करेंगे? ये क्या चॉइस होगी? मेरे ख्याल है बड़ी मुबारकबाद की बात है जी। देखें 23 को असम्बली डिसॉल्व करनी थी उन्होंने, अब 11 जनवरी तक आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, हमने नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक कहा है, लेकिन उसका जो अदालत ने हमें कह दिया है कि अगर आप उससे पहले डिसॉल्व करना चाहें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो उसके बाद फिर फारिग हैं। मैं अभी अहमद वैसा से यही नुक्ता पूछा, तो वो कहते हैं कि अप टू नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग हम नहीं डिसॉल्व कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे पहले अदालत ने कहा ना कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो ये मामला उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वोट ओके, फिर तो 186 बंदे पूरे कर लें। हाँ, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये कानूनी टीम ने खान साहब को एग्जैक्ट क्या मशवरे दिए थे इस प्रोसीडिंग से पहले? आप थोड़ा बैक पे जाएँ, दो दिन पहले पीछे चले जाएँ। ये थी कि हमने यही मशवरा दिया था कि जो ऑर्डर है जो गवर्नर का, वो गलत है, क्योंकि इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है। ये तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान मामला है। स्पीकर ने सेशन नहीं कॉल किया, जब स्पीकर ने सेशन नहीं कॉल किया तो उस किस तरह चीफ मिनिस्टर जाके तो वोट ले सकते हैं? चीफ मिनिस्टर तब वोट ले सकते हैं जब सेशन कॉल किया जाए। तो जब कॉल ही नहीं हुआ तो चीफ मिनिस्टर की कोई गलती नहीं, लेकिन गवर्नर साहब ने फिर भी कहा कि आपने चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया इसलिए आपको हम रिमूव कर देते हैं। उनसे ये पूछा जाए, और मेरा ख्याल है उनको, आई एम श्योर उनके कानूनी माहिरीन ने बताया होगा कि जनाब आप चीफ मिनिस्टर को नहीं कर सकते सस्पेंड या उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेशन ही कॉल नहीं हुआ तो उसने कोई गलती नहीं की।
इसलिए ये ऑर्डर आज यही सुना गया और ये ऑर्डर के बाद हमने कहा था, यही हमने एडवाइस की थी इमरान खान साहब को भी कि ये ऑर्डर इंशाल्लाह सस्पेंड होगा और यही आपने देखा होगा। आपने समझते कि ये आईनी नहीं है, उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग से हम आप सस्पेंड ऑर्डर कर दें, एतमाद का वोट ले लें, नेक्स्ट हियरिंग जो आपने बयान हल्फी जमा करवाया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। वो आए थे गवर्नर वाले, वो बड़े एजिटेटेड थे, उन गवर्नर की जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कह रहे थे कि हम आपको अंडरटेकिंग देते हैं कि हम अपना ऑर्डर विड्रॉ कर लेंगे और हम ऑर्डर विड्रॉ करके आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कल ले लें। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे ऑर्डर को सस्पेंड ना करें। उस पर अदालत ने उनको ऑब्ज़र्व किया। अदालत ने कहा देखें आप अगर ऑर्डर विड्रॉ करेंगे तो फिर इनकी अंडरटेकिंग भी नहीं होगी और ये डिज़ोल्व कर लेंगे। आप गवर्नर का पहला ऑर्डर क्या था जी, आप एतमाद का वोट लें जी, तो आप तो वहीं खड़े हैं, एतमाद का वोट तो अब लेना पड़ेगा। वो तो लेना है, उसमें कोई देखें एतमाद का वोट लेने के लिए तो एक आइनी शिक है, वो तो लेना ही लेना है। सवाल पैदा होता है कि आपको अगर आज रात को कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें तो ये फिर गैर आइनी बन जाता है। अगर आपको टाइम दिया जाए तो बिल्कुल। अब कितने दिन हैं एतमाद का वोट? अप टू नेक्स्ट हियरिंग तक कोई भी दिन आप चुन सकते हैं? कोई भी दिन चुन सकते हैं। 11 जनवरी तक जी, 186 जिस दिन आपके पास पूरे हो गए जी, आप कहेंगे हम एतमाद का वोट लेने के तैयार हैं। ये इसका इंटरप्रेट किया जाए। और ये तो बड़ी देर भी चल सकता है। आपने चूँकि अंडरटेकिंग दी है, अगर एतमाद का वोट नहीं लेते, फ़र्ज़ करें उस तरफ नहीं पार्टी जाती कानूनी माहिरीन के ज़रिए, तो वो कहती है कि ठीक है असम्बली हमारी जो है वो 11 जनवरी तक चल रही है, तो उसके बाद भी ये तो केस तो लंबा चल सकता है, तो असम्बली तो फिर नहीं गई कहीं भी। 11 जनवरी को कोर्ट ने फिक्स किया है। बहस आज एक सुन ली है, अब दूसरी साइड की सुननी है और फिर जो जज फैसला कर देंगे 11 को। वैसे भी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी क्या जो अपडेट है, क्या इस पर आप ब्रीफ कर सकते हैं? अदालत ने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर दिया है? देखें, अदालत ने जब परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र, मोनस इलाही और हुसैन इलाही कमरा अदालत में पहुँचे तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत को कहा कि हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि बताएं कहाँ पर है आपका बयान हल्फी। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही के दस्तखतशुदा बयान हल्फी अदालत के सामने पेश किया और जिसमें उन्होंने कहा कि हम अदालत में ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जब तक ये पिटीशन ज़ेर समाअत रहेगी हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे, हम गवर्नर के वकील से भी बात करना चाहेंगे। गवर्नर पंजाब के वकील से जब अदालत ने पूछा कि बताएं आप क्या कहते हैं, क्या आप परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई यार नहीं, लेकिन अगर अदालत इनको साथ ये भी कह दे कि ये 3 रोज़ के अंदर अंदर एतमाद का वोट भी इनको लेना होगा। अदालत ने कहा कि इस हवाले से इसको हम देखते हैं, लेकिन अगर आप इसी बात पर अड़े रहे तो फिर अदालत इस हवाले से फैसला सुनाएगी और मेरिट पर अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब अदालत ने बहाल किया और उनकी काबीना को भी अदालत ने बहाल करने के अहकामात जारी किए। अच्छा, जब ये कार्रवाई ख़त्म हुई तो एक जो बात जो आप भी सवाल करना चाह रहे होंगे कि फिर वो जो एतमाद के वोट की बात थी वो कहाँ पर गई, तो हमने फौरी तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब कमरा अदालत से जैसे ही बाहर आए तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि जो एतमाद का वोट की बात हो रही थी तो क्या अब 11 जनवरी तक वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी शर्त नहीं है, ना अदालत ने हमें पाबंद किया है। अदालत ने कहा कि जो रूल्स कहते हैं, जो कानून कहता है, उस तरह से उस सारे मामले को देखें, उसका अब इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एडवोकेट जनरल पंजाब का बयान है, ये अदालती फ़ैसला नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने हमसे ये कहा था कि आप असम्बली तहलील ना करें, तो हमने उनकी बात मान ली। हमने कहा कि जब तक ये पिटीशन ज़ेर समाअत रहेगी हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अदालत ने हमारे बयान हल्फी को अदालती फ़ैसले का हिस्सा बना लिया। अब जब अदालती फ़ैसले का ये हिस्सा बन गया तो फिर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी। तो अब जो अदालती फ़ैसले का इंतज़ार हो रहा है, अदालत अपना तहरीरी फ़ैसला जारी करेगी और तहरीरी फ़ैसले में आया अदालत एतमाद के वोट का जो मामला था उसको किस तरह से डिस्कस करती है, क्या वज़ीर आला को पाबंद करती है या नहीं करती, ये अब तहरीरी फ़ैसला आने के बाद पता चलेगा। तो इसमें अभी 11 तक ये असम्बली तहलील नहीं हो सकती, 11 जनवरी तक? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं होगी। 11 जनवरी के लिए
अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि 11 जनवरी तक इस पिटीशन का शिकवार जवाब अदालत में जमा करवाया जाए। अब जब 11 जनवरी को इनका अगर जवाब आ जाता है तो उसके बाद मज़ीद कार्रवाई चलेगी, लेकिन इस पिटीशन के ख़त्मी फैसले तक परवेज़ इलाही अब ये पाबंद हो चुके हैं कि वो इस असम्बली को तहलील नहीं कर सकते। यानी जो फैसला तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने किया था कि वो 23 दिसंबर आज के दिन जो असम्बली तहलील होनी थी वो अब असम्बली तहलील नहीं होगी और असम्बली तहलील करने का इख्तियार उस वक्त उनको मिलेगा जब ये पिटीशन का हतमी फैसला हो जाएगा और उसके बाद वो असम्बली तहलील कर सकेंगे। इस दौरान अगर वो एतमाद का वोट ले लें तो फिर वो असम्बली फिर भी नहीं तहलील कर सकते? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मसल्स दिखा सकते हैं पॉलिटिकली बिल्कुल कि मेरे पास 186 बंदे पूरे हैं। बिल्कुल वो एतमाद का वोट ले लें तो भी अच्छा है, अगर ना भी लें लेकिन ये अदालत उनको पाबंद कर सकती है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि तहरीरी फ़ैसले में ये कुछ चीज़ें आनी हैं और उसमें सारी सूरत हाल क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही जो हैं वो बतौर वज़ीर आला पंजाब उस वक्त तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे जब तक ये पिटीशन ज़ेर समात रहेगी और तब तक असम्बली भी तहलील नहीं कर सकते। बाकी वो आइनी और कानूनी और इंतज़ामी तमाम फ़राइज़ परवेज़ इलाही अपने अदा करते रहेंगे। मौजूद बेंच की जानिब से ये फ़ैसला आइन के मुताबिक है या दोनों फ़रीक़ैन की आपस में जो डिस्कशन थी और जो बीच में इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बेंच के इंटरवेंशन के साथ ये आप उसे देखते हैं? क्योंकि बार बार अदालत रिमार्क्स यही दे रही थी कि आप अगर आपस में दोनों पार्टियां नहीं बैठती तो फिर हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर देते हैं। देखें, जब इस कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख जो कि लार्जर बेंच के सरबराह हैं उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि आप इस मामले को फैलाएं ना, ये बड़ा आसान सा सादा सा हल है कि अगर परवेज़ इलाही का जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है हम उस वक्त अगर मुअत्तल कर दें तो क्या गारंटी है कि परवेज़ इलाही आधे घंटे के बाद असम्बली तहलील नहीं करेंगे? ठीक है, तो अगर वो असम्बली तहलील कर देते हैं तो फिर अदालत में ज़ेर समात पिटीशन गैर मौसर हो जाएगी और फिर अदालती फ़ैसले का मजाक उड़ाया जाएगा। और इसका मकसद ही ये था कि ये गारंटी लेने का, तब तक ये मामला अदालत में ज़ेर समात रहेगा और तब जब तक आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते अदालत हतमी फ़ैसला नहीं करती और हतमी फ़ैसले तक परवेज़ इलाही को पाबंद कर दिया गया है कि वो अब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अब इमरान खान की जानिब से जो असम्बली तहलील करने की बात की गई थी तो अब पंजाब की हद तक तो मामला क्लियर हो गया कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो सकती। जहाँ तक आपने इतमाद के वोट की बात की तो वो एक बात तो ये है कि वो अब तहरीरी फ़ैसला आने के बाद सूरत हाल क्लियर होगी और इस दौरान अगर नून लीग चाहे तो इसको प्रोसीड कर सकती है, ना भी चाहे तो ये अब उनकी मर्ज़ी है। लेकिन पंजाब की हद तक अब कह सकते हैं कि जो सियासी बहरान था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है आज। नहीं, मुझे ये जानना है कि अहमद अवैस साहब से मैंने गुफ्तगू की और अली ज़फ़र साहब से, उनका कहना था कि जो हमारे गवर्नर साहब की जानिब से उनके रिप्रेजेंटेटिव से अदालत में वो काफ़ी एग्रेसिव थे, एजिटेटेड थे। ऐसी कोई बात आपने देखी बीच में कि बड़े एग्रेसिवली उन्होंने अपने दलाइल दिए हों? जैसे वो बार बार कह रहे थे कि आप इस तरह करें कि हम नोटिस विड्रॉ कर लेते हैं और 3 दिन के अंदर वोट ऑफ। इसी बात से ही बेंच ने भी थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया कि आप पाबंद क्यों कर रहे हैं एतमाद के वोट के लिए और अदालत क्यों पाबंद करे एतमाद के वोट। जब कानून मौजूद है, आइन मौजूद है तो उसको आइन के तहत आगे प्रोसीड आप करते रहें, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। आज का जो मामला बज़ाहिर लगा था वो ये था कि पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, तो उस पर परवेज़ इलाही साहब ने अंडरटेकिंग दे दी कि हम पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं करेंगे। मुस्कुराहट है आपके चेहरों पे, जब तक आपके चेहरे पे ये बात बताते हुए कि उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी अपने हाथ से कि वो पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे, असम्बली तहलील नहीं करेंगे और उस वक्त मानी के आप मुस्कुराए हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे साथ कोर्ट प्रोसीडिंग के बड़े माहिर अशफाक साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस फैसले से कुछ पहले पंजाब असम्बली के हालात क्या थे? राना मशहूर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, वो क्या फरमा रहे थे, अज़मा बुखारी साहब क्या फरमा रही थी और पंजाब असम्बली का माहौल कैसा था, वहाँ क्या चहमगोइयाँ हो रही थी और जो वक्फ़ा था समात का उस दौरान क्या गुफ्तगू हुई, वो सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। कोर्ट रिपोर्टिंग की प्रोसीडिंग कवर करने के लिए अशफाक साहब सीनियर जर्नलिस्ट दुनिया मीडिया ग्रुप से, बहुत शुक्रिया अशफाक। बताइए क्या अपडेट है अब तक की, और अब तो वक्फ़ा हुआ समात में,
अब तक जो आपने प्रोसीडिंग सुनी, क्या नुक्ते वहाँ से निकले हैं? शुक्रिया फहद साहब, बहुत ही क्लियर अदालत का जो माइंड है वो सामने आ चुका है। अदालत ये कहती है कि हम अगर अभी परवेज़ इलाही को दोबारा बहाल कर दें और कबीना भी बहाल कर दें, तो फिर अगले ही आधे घंटे में परवेज़ इलाही असम्बली तहलील कर दें, तो फिर अदालत में जो पिटिशन ज़ेर समात होगी वो तो इनफ्रक्चस हो गई, वो गैर मौसर हो गई, तो ये तो अदालती कार्रवाई का मजाक होगा। अदालत ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने कहा कि सबसे पहले गवर्नर के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, उस फैसले पर अमल दरामद किए बगैर अदालत आगे नहीं बढ़ सकती। ये बहुत क्लियर अदालत ने कह दिया। अदालत ने यह भी कह दिया कि ये अंडरटेकिंग परवेज़ इलाही साहब की जानिब से आएगी, तहरीरी तौर पर बयान हल्फी आएगा कि हम अगर उनकी असम्बली उनको बहाल करते हैं तो फिर एतमाद का वोट लेने तक वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। जब अदालत ने पहला मौका दिया बैरिस्टर सईद अली ज़फ़र साहब को और ये कहा कि हम 10 मिनट का वक्त देते हैं, आप अपने क्लाइंट यानी परवेज़ इलाही साहब से मुशावरत कर लें, तो उन्होंने फिर यहाँ से वो एडवोकेट जनरल ऑफिस गए, फिर वहाँ से वापस आए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो मज़ीद वक्त दरकार है। दोबारा जब वक्फे के बाद कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने कहा कि बताएँ अली ज़फ़र साहब, क्या आपकी मुशावरत हुई? तो उन्होंने कहा कि मुशावरत चूँकि हमारी उस तरह से नहीं हो सकी, हमें इसके लिए मज़ीद वक्त दरकार है। तो जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने कहा कि देखें, आप वक्त जितना मर्जी ले लें, लेकिन एक बात क्लियर है कि गवर्नर के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने रिमार्क्स दिए कि देखें, जब तक, क्योंकि हम आइन का मैंडेट मुअत्तल करके आगे नहीं बढ़ सकते, ये बहुत क्लियर उन्होंने कहा कि देखें, हम अगर आइन का मैंडेट मुअत्तल कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले जो गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने का कहा, आपको वो लेना पड़ेगा और ये आप अंडरटेकिंग देंगे, बयान हल्फी जमा करवाएंगे, उसके बाद अदालत परवेज़ इलाही को बहाल करने और उनकी कबीना को बहाल करने के बारे में कह सकती है। एक बात। दूसरी बात अदालत में ये आई परवेज़ अली ज़फ़र साहब की जानिब से कि हमें वक्त कितना मिलेगा, कि अगर हम कहते हैं अदम एतमाद के लिए, तो फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि 10 रोज़ भी मिल सकते हैं। इस हवाले से हम टाइम फ्रेम तय भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अदालत ने कहा देखें, हम इधर उधर की बातों में आप ना पड़ें और चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर गवर्नर ने दिया और गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें और इस हवाले से आप इनकार नहीं कर सकते, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं इस रिमार्क्स जो आपने कहा, मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा, फिर अली ज़फ़र साहब ने उन्होंने कहा कि ये ठीक बात है कि गवर्नर के कहे पे वोट लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पीटीआई की, तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने यही मशवरा दिया था कि आप एतमाद का वोट लें। इसके साथ ही अली ज़फ़र साहब ने कहा कि लेकिन गवर्नर किन हालात में ये बात कह रहे हैं, किन वजूहात की बुनियाद, उनको देखना ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि हमें उन चीज़ों में नहीं पढ़ना, को ठोस होने चाहिए बात, लेकिन साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल। अदालत ने कहा कि हमें उन चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा आइन क्या कहता है और हमने उसके ऊपर चलना है। अब जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस मुज़म्मल अख्तर शबीर साहब और जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, 5 रुकनी लार्जर बेंच इस बात पर मुत्तफिक है कि पहले परवेज़ इलाही साहब अंडरटेकिंग देंगे, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, जब 10 मिनट के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू होती है तो तब भी अदालत को अली ज़फ़र साहब अपने दलाइल से मुतमईन नहीं करते और ना उस पर मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाने का कहते हैं। तो फिर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने कहा कि हम आपको एक चांस और देते हैं, हम आपको 1 घंटे का वक्त मज़ीद दे देते हैं, आप यहाँ से जाएँ, जाके अपने क्लाइंट से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनको सारी सूरत हाल से आगाह करें और उनको ये बताएँ कि जब तक आप एतमाद का वोट नहीं ले लेते असेंबली डिसॉल्व ना करें और आपको रिटर्न बयान हल्फी अदालत में जमा करवाना होगा और जब वो मान जाएं और तो फिर वो बयान हल्फी जमा करवाएं, हम अभी ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हम देखेंगे कि आइन और कानून क्या कहता है, अदालत उस पर फिर अमल दरामद करते हुए आइन कानून जो कहता है वो अदालत ने बता दिया, अदालत वो भी क्लियर, आप जैसे फरमा रहे हैं कि ज़हन क्लियर था अदालत का। बिल्कुल। जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सबसे पहले आर्गूमेंट का आगाज़ किया ना, तो उन्होंने शुरू किया सुप्रीम कोर्ट की असम्बली से। सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चली थी लास्ट टाइम, उससे उन्होंने आगाज़ किया और वहाँ से आगाज़ करते हुए वो फिर पहुँचे
पहुँचे आज के इस वाक़े तक। तो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब आपके आर्गूमेंट भी अच्छे हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आपने 1997 वाला फ़ैसला भी मंदूर भट्टू के केस का पढ़ा होगा। सेम सिचुएशन इधर है और हम अंडरटेकिंग लिए बगैर आपकी जानिब से हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप हमसे रिलीफ भी ले लें, कोर्ट तहलील कर दें, कोर्ट में जो दरख्वास्त पड़ी है वो गैर मौसर ना हो जाए, गैर मौसर ना हो जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने जो आपको रिलीफ देना है तो हमने दूसरी साइड को भी देखना है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने कहा हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, अदालत इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हम इधर से आपको रिलीफ दें, आप जाके असम्बली तहलील कर दें और अदालत के फ़ैसले का मजाक उड़ाया जाए। ऐसा नहीं होगा। आप जाएँ, पहले अंडरटेकिंग लेकर आएँ और अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। ये अशफाक हैं जी मेरे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, आपका क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता सकें? अच्छा, इसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अशफाक साहब ने मेरे ख्याल से सारा डिटेल में बता दिया। अच्छा, हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं कि और भी पराए में जो है वो प्रोसीडिंग जो हुई है, मिसाल के तौर पर इनको डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये तो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया। लाइक कि उन्होंने बताया कि जो जवाज़ पेश किया गया, जो उज़र पेश किया गया इनको डिनोटिफाई करने का, वो बड़ा मुज़हिका खेस था, उसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने तमहीद बांधी। फिर उन्होंने बताया कि देखें, एक तरफ जो है गवर्नर वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं कि जनाब कल शाम 4 बजे आप ये काम कर रहे हैं। मतलब अदालत को बताया कि ऐसे नहीं है, एक सीएम का एक अपना मैंडेट होता है, वो इलेक्टेड मेंबर है। ऐसे नहीं है कि गवर्नर एकदम से नहाकर और एकदम से अनाउंस कर दें कि जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। ऐसे नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है, कम से कम इतने दिन और ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन, मतलब ये ऑलमोस्ट को 10-14 दिन का एक मैंडेट होता है जो आपको देना होता है, वो एक प्रोसेस होता है। तो अगर वो टाइम नहीं दिया गया, फिर अदालत को ये बताया गया कि ये जो इन्होंने एक पहले गवर्नर साहब ने हाउस बुलाया हुआ था जो ऐवान इकबाल में शायद पैरल, जिसमें इन्होंने बजट भी पास किया था, अच्छा वो प्रोरोग नहीं हुआ। ये मैंडेट है कानून का कि जब कोई अजलास प्रोरोग होगा, प्रोरोग और सेनाडाई में फ़र्क है। वो अजलास सेनाडाई हुआ है। सेनाडाई इन अ सेंस के दोनों का मतलब उर्दू में गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होना ही है, लेकिन प्रोरोग वो होता है कि लाइक अगर ये 40वां इजलास हो रहा है और स्पीकर उसको प्रोरोग कर देता है, तो जब अगला इजलास समन होगा तो वो 41वां इजलास होगा। तो जो गवर्नर ने पहले पैरेलल बुलाया हुआ था जिसमें इन्होंने बजट पास किया था ऐवान इकबाल में, वो प्रोरोग नहीं हुआ, वो सेनाडाई हुआ। सेनाडाई का मतलब भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब वो इजलास 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या साल बाद दोबारा से शुरू होगा तो वो 41वां नहीं होगा, वो 40वां ही डिक्लेयर होगा। तो वो प्रोरोग करना पड़ेगा, वो भी प्रोरोग नहीं किया। फिर इन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया वो भी टाइम फ्रेम नहीं दिया। इन्होंने स्पीकर को एड्रेस किया, सीएम को एड्रेस नहीं किया। फिर उसके बाद कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो कहा गया है वज़ीर आला को कि वो लें, अजलास कर दिया मुलतवी स्पीकर ने। तो स्पीकर के इस कॉन्डक्ट के अगेंस्ट सीएम का जो फॉल्ट है वो किधर फॉल करता है? वो तो स्टैंड नहीं करता। सीएम तो रेडी है, वो तो विलिंग है कि मैं लेता हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन जो इजलास मुलतवी हो गया वो तो स्पीकर का एक इख्तियार था जो उसने बरूए काला। फिर उसके बाद सेक्रेटरी का जो पार्स थी वो डिस्कस हुई, स्पीकर की पार्स जो थी वो डिस्कस हुई। आईनी तौर पर उन्होंने बताया कि ये मैंडेट तो है स्पीकर का, गवर्नर का, कि वो कह सकता है, लेकिन चलते हुए रवां इजलास के दौरान वो किसी और इजलास को समन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कह सकता। अदालत ने कहा कि आप कोई एक सेक्शन कोड कर दें जिसमें ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ, विजिबल हो, कि जिसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ कि रवां चलते हुए फंक्शनल असम्बली में वो इजलास समन नहीं कर सकता। लेकिन उसकी वर्डिंग स्पेसिफिक ऐसी नहीं है आइन के अंदर। इन्होंने तो, गवर्नर ने तो 130 की 7 के तहत इसको डिनोटिफाई किया ना, कि आप समन डिनोटिफाई नहीं, अजलास समन करके उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा, क्लियर कट कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह फरमाया कि जब सेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, समन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो समन का मतलब इटसेल्फ इस सेंस में लिया जाएगा कि अजलास ऑलरेडी एक प्रोरोग हो चुका है, अब आपको नई सिटिंग अरेंज करनी है, देन आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं। इस दलील पे मोअज़्ज़ज़ बेंच का क्या रिमार्क्स है? मोअज़्ज़ज़ बेंच जो था वो मेरी दानिश के मुताबिक कोई इतना सेटिस्फाई नहीं था। बहरहाल अब अदालत का जो एक माइंड है वो ये चाह रही है कि हम कोई ऐसा ऑर्डर जो भी पास करें उसको उसमें बैलेंस्ड हो और हमारे ऑर्डर को कोई गलत तरीके से यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं किया जाए। लाइक कि वो अगर सेट असाइड कर देते हैं इसके ऑर्डर, गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड कर देते हैं और कह देते हैं कि जनाब फिर आप ये इंश्योर करेंगे आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। मतलब इस तरीके से वो करना चाह रहे हैं कि इधर अगर मुअत्तल करते हैं, अदालत ने ये कह दिया, डिस्क्लोज कर दिया कि आपको इंटरिम फिर रिलीफ जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये है कि आप अंडरटेक
अंडरटेकिंग दे दें टिल दैट डेट कि हम जनाब ठीक है, हमें एक मुनासिब वक्त दे दें गवर्नर कि जी आप 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आप जनाब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीएम ले लें। ओके, वी आर एबल, वी आर रेडी टू दैट, हम रेडी हैं। लेकिन अगर गवर्नर ये कहें जी विद इन नो टाइम आपने लेना, तो इसके ऊपर हमारा कंसेंसस नहीं है। तो ठीक है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। 48 घंटे दे दें, लाइक के जितना भी टाइम दे दें, वो कह रहे हैं 72 घंटे दे दें, 48 घंटे। आप अगर इसके ऊपर एक आप कंसेंसस डेवलप कर लें कि अगर आप अंडरटेकिंग लाते हैं तो देन हम कर लेते हैं, अदरवाइज साढ़े लो जवाब जी। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, खैरियत से? अभी तक तो ठीक हूँ, आपके इंटरव्यू से पहले तक ठीक हूँ। तो मुझे बताइए कि क्या हालात हैं अभी? आप बड़े खुश भी हैं, आंखों में आपके आज ख़ास तरह का एतमाद भी है, लहजा भी गरजदार है, क्या चक्कर चला है? पहली बात तो ये है कि यकीन माने बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस वक्त जो हालात हैं, बाहर सड़क पे चले जाएं, 2 वक्त की रोटी को लोग परेशान हैं, मज़दूर पेशा लोग, तनख्वाहदार पेशा लोग, बिजनेसमैन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, जिसकी मेन रीज़न इमरान खान और उसका टोला है, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना था वो भी थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पर इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का हल निकलना चाहिए, और जितनी जल्दी निकलेगा, और उसका एक ही हल है, इमरान खान और उसके टोले से मुकम्मल निजात। और जैसे ही वो होगा, पाकिस्तान आप देखिएगा कि तरक्की करेगा। अब पीडीएम तो सांस चढ़ जाता था पीडीएम को गिनवाते हुए कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हमें बस हदद में इत्मीनाद कामयाब लाने दें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और ये रगे जहाँ फूलती थी इनकी बात करते हुए, इतनी शिद्दत से ये बताते थे। आप माशाल्लाह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिस वक्त हमने इक़्तिदार लिया था, क्या उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा था? क्या IMF के साथ, FATF के साथ जो हमारे मामलात थे, क्या तय हो रहे थे? हमने उस वक्त सियासत की कुर्बानी दी है रियासत को बचाने के लिए। हमें पता था कि ये फ्लैग आएगा, हमें पता था कि वक्ती तौर पर हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन उस वक्ती जो है नुकसान को हमने बर्दाश्त किया है पाकिस्तान के मुफाद में। और हमें इस बात का यकीन है कि जिस तरह हमने 2013 में पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया था, अगले चंद माह में हम पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे चढ़ा देंगे। आप नहीं समझते कि सियासतदानों को एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना बंद कर देनी चाहिए? वक्त आ गया। बात यह है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तमाम सियासी जमातें उस वक्त समझ गई थी कि एक दूसरे से लड़के नुकसान किसी का नहीं होता, पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान की आवाम का होता है। और उस वक्त मुझे कहने में कोई इसमें बात नहीं है कि उस वक्त फिर एक नया घोड़ा तैयार किया गया था, जो बाद में टट्टू साबित हुआ, खच्चर साबित हुआ। लेकिन उसको लाने से आज पाकिस्तान की सियासत में जो नुकसान हुआ वो सबके सामने है। ये 2 दिन गवर्नर साहब ने बड़ी मुशावरत के बाद ये डीनोटिफाई किया था। ये 2 दिन क्या बंदोबस्त होता रहा, क्या मुशावरतें होती रहीं? कौन कौन सा आपका की प्लेयर कहाँ कहाँ था? कोई कुछ तो बताया करें आवाम को, कुछ तो कोई तो कार्ड शो किया करें कैमरे के सामने। कोई प्लेयर कहीं नहीं था, सिर्फ ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बहस थी। इसके अंदर तमाम प्रोज एंड कॉन्स को देखा जा रहा था। हम कोई इलीगल एक्ट नहीं करना चाहते थे, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं करना चाहते थे। उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से हमने रब्ता किया हुआ था, मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ओपिनियंस ले रहे थे। क्योंकि बाद में देखें, आज तो आप जो कर जाएंगे, तारीख़ फिर आपको उसका ज़िम्मेदार ठहराती है। तो हम रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा नहीं होना चाहते। हम हर वो काम करना चाहते हैं जो लीगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए एक आधा दिन लगा, वरना अदरवाइज़ लीगल ओपिनियन पहले दिन से ये थी कि जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लें तो इनको वोट लेना पड़ेगा, और इनको वोट लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपको स्पीकर बनाने वाले हैं, पता चला है? पार्टी ने मुशावरत की आपसे और आपने सुना इनकार कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं ये कब हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप कसम नफ्सी से काम ले रहे हैं? कसम से मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं इतने पॉपुलर हैं आप, पार्टी का फेस हैं। और नहीं, देखिए, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मैं फ्रंट फुट के ऊपर काम करने वाला बंदा हूँ। मैंने 20 साल में कोई हुकूमती ओहदा आज तक नहीं इंजॉय किया, लेकिन मैंने इज्जत बहुत कमाई है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे स्पीकरों के पास वो इज्जत नहीं है जो मेरे पास है। पार्टी की इज्जत तो अब देखें दफन होती जा रही है, उसकी वजह के इलेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे, किधर जाएंगे, क्या बनेगा? जलसा करके दिखाएं कोई लाहौर में, बिल्कुल सज गज जलसा करके दिखाएं लाहौर में। जलसा भी करेंगे जब जलसे का टाइम आएगा। मुझे ही बताओ फाद, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पाकिस्तान को जलसों की जरूरत है इस वक्त, या पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है? सैलाब ज़दगान का कभी नाम सुना है आपने इमरान खान के मुंह से? कभी उसको ख्याल आया कि सैलाब ज़दगान जो है उनको आप कहें कि तुम्हारा घर बना के नहीं दे सकते, तुम चलो लाइन के अंदर जाके वोट डालो?
ऐसा नहीं, ये वो कर सकता है जिसको अपनी मैं पाकिस्तान से ज्यादा अजीज है ना, ये वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमें 6-8 महीने पाकिस्तान के अंदर, देखो प्रॉब्लम ये है जब पाकिस्तान की बेहतरी होने लगती है ये आदमी हड़ताल पर चला जाता है। 2014 में जब जो है चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे ये कंटेनर पर चढ़ गया। अब जब पाकिस्तान के अंदर दोबारा सीपैक रिवाइव हो रहा था, जेसीसी की मीटिंग होने जा रही थी, इसने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। अब जनवरी में जो है वो जिनेवा के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया पैसे इकट्ठे करके देना चाहती है कि सैलाब ज़दगान को आप जो है बहाल करें। इमरान खान फिर हड़ताल पे है, वो कह रहा है असम्बलियां तोड़ दो। मतलब उस आदमी का प्रॉब्लम तोड़ देते आप, बुरी सेटअप बनाते और जाते आप इलेक्शन में चले जाते। वालिद साहब का ज्यादा इलेक्शन बेहतर नहीं था क्यों? फिर वही बात, आप फिर वही बात कर रहे हो, निकलना नहीं चाह रहे इस आदमी के पास नहीं, मैं बड़ा निकल के दिखाएंगे। अब ये आप खातिर जमा रखो, जब टाइम आएगा बड़ा निकल के दिखाएंगे आपको। टाइम कब आएगा मैं ये जानना चाह रहा हूं। अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे आएगा, किसी की डिक्टेशन पे नहीं आएगा। पहली मेरी बात, डिक्टेशन आप लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते, ये बता रही हूँ ना आपको, इसलिए हमने नहीं ली। उसने सब कुछ करके देख लिया, उसने मार धाड़ भी की, मौला जट भी बन लिया, उसने धमकियां भी दे ली, उसने सब कुछ कर लिया। हमने नहीं आएंगे। 2014 में भी नहीं आए थे, 126 दिन रो के उठ के चला गया था। अब भी उसके मुकद्दर में ये लिखा है। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे भी ये है, इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन है या पाकिस्तान के मसाइल का हल एक मिसाक मईशत है कि सब मिलकर पाकिस्तान को जो है। अब देखिए ना, बड़े शौक से ये आदमी डिफॉल्ट हो रहा है, पर तुम्हें शर्म नहीं आती डिफॉल्ट का नाम इस्तेमाल करते? क्यों होगा डिफॉल्ट पाकिस्तान? नहीं होने देंगे डिफॉल्ट पाकिस्तान को। उसके लिए जो भी कुछ हो सकता है हम करने की कोशिश करें, लेकिन उसका वो जो है उसका मुर्गे की टांग है, वो कहता है नहीं, या मैं या क़यामत। तो वो जो है वो हमने उसको तो आने नहीं देना, और क़यामत भी इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और पाकिस्तान के आम आदमी को इस वक्त जाके पूछो सड़कों के ऊपर, इमरान खान के दौर में और आपके दौर में क्या फर्क है? उनको अब बाहर जाके पूछो जरा किसी से, हमसे पूछने की बजाय। लोग अंदर थे, अब आजम स्वाति अंदर है, फर्क क्या है? नहीं, बहुत फर्क है। आजम स्वाति जो है साद रफीक के ऊपर इमरान खान के खुद कहे हुए, ये मुझे ना कहो, ये साद रफीक को जो बेल मिली थी ना सुप्रीम कोर्ट से, उसका फैसला पढ़ लेना कि साद रफीक अंदर क्यों था, आजम स्वाति अंदर क्यों है, ये उसके सिर्फ ट्वीट्स पढ़ लो और उसका खुद इतराफ जुर्म पढ़ लो। वो खुद आपका सबसे बड़ा दावा है, आपका सबसे बड़ा दावा है कि अदलिया का सिस्टम जो है अरशद मलिक साहब जैसे लोगों के हाथ में है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। तो अब सिस्टम किसके हाथ में है? मलिक के हाथ में नहीं था, इमरान खान के हाथ में। ना किया करो ना हर वक्त इमरान खान को सेफ पैसे दे देते हो, निमे होकर निकल जाए। बशीर मेमन को वो प्रेशराइज कर रहा था केस आप गिरफ्तार करें, मैं से पैसे दे रहा हूँ, आप गिरफ्तारी में हाथ लगाए, जितने उसने स्टे लिए हैं गिरफ्तार तो करें। मेरी बात तो सुनो ना, क्यों नहीं कर रहे? तुम स्टे इससे विकेट करा दो, उसे कहो बहादुर बने। कानूनी टीम है आपकी, इतने पैसे हैं आपके पास, स्टे विकेट करवा ले। बात तो करने दो ना, प्लीज बात तो करने दो। इमरान खान से कहो बहादुर बने, वो बहुत कहता है ना बड़ा बहादुर है। स्टे क्यों लिए मैं हर केस के ऊपर? किसी एक केस में उसको को स्टे विकेट करा के देखे, फिर मैं बताती हूँ उसको हाथ कैसे लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका क्या? ये देखिए, हमने मशवरा करने के बाद बता सकते हैं। नहीं, आप लिख के तो दे देंगे कि हम नहीं असम्बली डिसॉल्व करेंगे। देखिए, हम देखिए आप बैकफुट पे आना पड़ेगा, सारा नैरेटिव आपका धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन ये खान साहब और उनके अलायंस में परवेज साहब हैं, मोनी साहब हैं, आप बड़े ज़हीन एडवाइजर हैं, मैं आपसे आपकी इनपुट जानना चाह रहा हूँ। मेरी इनपुट जो अगर पूछेंगे तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ है वो बड़ों को करना, फैसला करने थे। हमने अभी किसके पास, अभी डायरेक्टली किसको जाके मिल के आप पूछेंगे? देखिए, हम कंसल्ट करने किसे जा रहे हैं? चौधरी परवेज अली साहब पटिशनर हैं, उसके अंदर चौधरी साहब से मैं पूछूंगा, उधर से अली जफर साहब गए हुए हैं। साहब ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं लिख के देते, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद देखेंगे क्या होना है, नहीं होता। अभी चांस वैसे हैं चौधरी साहब कह देंगे नहीं लिख के देते। देखिए, चलने दे, ये मैं क्या कह सकता हूँ? ये नहीं डिस्कस करूंगा तो पता चलेगा ना। मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको बात इम्पोज तो नहीं कर सकता। चौधरी साहब कहेंगे कि कोर्ट ने हमें कहा कि हम असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, मैं क्या करूँ? तो देखिए, ये डिस्कस करेंगे ना, मुशावरत टाइम थोड़ा ठहर जाए, मैंने पता मुशावरत कर। जी सर, थैंक यू सो मच। पंजाब असम्बली के माजी के हालात ज़रूर देखिए कि माजी के हालात क्या थे और किस कदर दिलचस्प मामलात हो जाते हैं पंजाब असम्बली के। देखिए ज़रा माजी के हालात। चौधरी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात खाना जंगी की तरफ चली जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे, मैंने उनको कहा कि देखे, जब मैं आया था असम्बली के अंदर, अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास होना चाहिए। साहब, इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पर अमल कैसे होगा? इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और
जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आप उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। कहाँ डिप्टी स्पीकर पे हमला करना? नहीं, हमने कहाँ हमला करना जी? कौन कर रहा था? वो तो हमारा डिप्टी स्पीकर है, हम उसे समझा रहे हैं कि भाई हमारे साथ चलें। क्या मतलब आपके साथ चलें? हमने उसे वोट दिए। वोट दिए क्या मतलब? हाँ, हमने वोट दिए हैं उसे। वोटिंग करवाना उनका इख्तियार नहीं? हमने तो उसे वोट दिए हैं ना, तो वो अगर हमारे ऑपोजिट चलेगा फिर ऑपोजिट चलेगा क्या मतलब? कानून और आइन की कोई इस मुल्क में है? एहतजाज जो असेंबली में रिकॉर्ड कराना कोई गलत बात तो नहीं। एहतजाज वो तो इस तरह कत्ल हो जाना था। उन्होंने किस तरह खौफनाक मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? स्पीकर कत्ल हुआ था, बाद में पहला मार्शल आया था। अल्लाह खैर करे जी, ऐसा नहीं। आप देखें, ये प्लान क्या है? क्या प्लान क्या है वो भी बता दें। वोटिंग होगी। अब जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर साहब को आप आने कब दे रहे हैं? आ जाएगा। कब आएंगे? आज ही आएगा सर। मैं कह रहा हूँ प्लान है क्या? बेसिकली यही है कि हमने इलेक्शन करवाना है। कब करवाना है? इलेक्शन आज ही हो जाएगा। कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन कब होगा? आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ। फोर्सेस अंदर आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ऐवान का तकद्दुस कमाल करेंगे। आपने आइन तोड़ के भी किया। फोर्सेस अंदर कैसे आएगी ना? अगर अंदर आ जाएगी फिर वोटिंग कैसे होगी? हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि चौधरी साहब कैसे जख्मी हुए? वो पुलिस वालों ने और कुछ नून लीग के बंदे थे जिनको इशारा किया गया बाकायदा, उन्होंने टारगेट करके आगे चौधरी साहब को के ऊपर हमला किया है। और उसके अलावा वैसे भी बेशुमार लोग ऐसे थे जो है वो पुलिस वाले नहीं थे, वो भी साथ अंदर घुसे हुए थे और वो तशद्दुद कर रहे थे। आप सुबह ही बाइकआउट कर देते, ना मजारी साहब को मार पड़ती, ना वो बेतुकीर आप करते स्पीकर की बाइकआउट कैसे करते थे? हम ना देखे चौधरी साहब जख्मी हुए हैं, इनका एज फैक्टर भी है। थे, इलेक्शन लड़ने आए थे। आप अंदर इलेक्शन लड़ने गए तो ज़ाहिर है अंदर वो पहले मुझे बताएं पहले तारीख में यहाँ जो होते रहे लोटे नहीं आते रहे? लोटे आते रहे। मुनहरफ अराकीन आपके पास भी हैं? जो मैं कह रहा हूँ लोटे आते रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ मुनहरफ किसी का हमने वोट लिया जब सीएम बना हमारा, हमने एक वोट भी नहीं लिया। नंबर गेम पूरी नहीं है। नहीं, उस वक्त इलेक्शन ही नहीं होने थे। 186 उस वक्त हमारे वैसे पूरे हुए कानून में हमने वोट तो नहीं लिए। वो कोई अगर काम करवाने के वाले से कोई एमपी आ जाता है तो वो हमने उनको अपने शामिल तो नहीं किया था, वो अभी भी नून लीग किया। आज उनको वोट पास कराने के लिए हम साथ तो नहीं लेके आए। कानून है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कानून है। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, अब कानून कहाँ रहना है? अब कानून तो रहेगा नहीं। आप कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। पंजाब पुलिस गुंडागर्दी के कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। हमारा हक है कि हम वहाँ शोर मचा सकते हैं, हम जो लोटे हैं उनको लोटे कह सकते हैं। आपने तो दोस्त मजारी साहब की जान बचाई है आज, जो मैंने हिसाब लगाया। पता नहीं आप इस पे क्या कहते हैं? मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है ना कि जब ज़ाहिर है वो कुछ लोग अगर आगे ठीक है कि आपने चेयर नीचे से जो खींची है उनको मारने की नीयत से नहीं, आपने बचाने की नीयत से खींची। बचाया, ज़ाहिर है अच्छी हमारा कलीग भी है। पार्टी लाइन से मुनहरफ हुए आप? नहीं, पार्टी ने किसी को मारने का नहीं कहा। फिर क्यों आपके लोटे दिखाने के लिए जब आगे आए? तैमूर साहब कौन है? उनके ऊपर पुलिस वालों ने तशद्दुद शुरू किया। पहले पुलिस वालों ने तो तशद्दुद शुरू किया ना। किन पे? जब स्पीकर आप देखें, स्पीकर साहब इशारे कर रहे हैं ये पकड़े इनको। तो जब वो स्पीकर के कहने पे तशद्दुद उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद फिर वो तैमूर साहब तो खुद जा रहे हैं चढ़ाई करते भाई, रुक ही नहीं रहे। इससे पहले आपको पता नहीं है परवेज़ लाई साहब जब स्पीकर थे तो उनके पास जाके कैसे बोला जाता था, उनके पास कैसे लोटे लेके जाते थे। मलिक उमर फारूक आपके दोस्त भी हैं, वो भी स्पीड से। सारे हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब नीयत आज ज्यादती होगी, नीयत आज वोटिंग की थी ही नहीं। नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन ये अब शहबाज शरीफ सुबह करवा देते हैं। कितनी बचत रहनी, गवर्नमेंट आ गई, अब गुंडागर्दी ज्यादा होगी। पार्लियामेंट कितनी बेतुकीर इस तरह हुई।
क्या मैं कहता हूँ ये प्रिवेल किसने करेगा कराई है? दुनिया आज तक भर में? कभी ऐसे हुआ है कि पुलिस आके लाठीचार्ज अंदर शुरू कर दे? ऐसा कभी पुलिस हुआ है आके कि औरतों के ऊपर तशद्दुद शुरू ऐसा कर कभी दे? हुआ है कि मार पड़नी शुरू हो जाए स्पीकर को? किसको? किसने मारा स्पीकर को? आपने तो कुर्सी बचाई है, बाकी जिन्होंने मारा है उनके नाम क्यों नहीं लेते आप? मैं कहता हूँ वो मारा, आधा सच बोल रहे हैं आप, आधा नहीं बोल रहे। किसी को गाली देंगे तो फिर अगला भी तो गले पड़ेगा। किसने गाली दी आपको? स्पीकर ने गाली दी? आप देख फोटो ही निकाले ना, आप फोटो में गाली भी है? इनको उसने कहा कि इनको उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो वो रोक रहा था कि भाई रोके 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 था, वो भी जो कह रहा था। क्या ये तो डायरेक्ट हमला हुआ हजारी साहब पे और मशरकी पाकिस्तान में स्पीकर को मारने की तारीख है और उसके बाद पहला मार्शल लॉ लगा था। बात ये है, ये कल घर से तय करके आए थे कि हमने इलेक्शन 15 दिन ताखीर का शिकार आइन और कानून के खिलाफ इसलिए किया कि हम जीत नहीं सकते। अब हमारे नंबर पूरे उनके नहीं हैं। परवेज़ इलाही साहब ने प्राइवेट मीटिंग की है ज़बलाई रोड पे और उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ बदमाश बुलाए हैं जो हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने ये तय किया था कि एक आधे बंदे का सर फाड़ो और कोई जान से भी जाता है जाए, खून गिरना चाहिए, इलेक्शन ना हो। मैं इस पे चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आके बात करें, लफ्ज़ ना कहीं हो। कोट अन कोट आप कह रहे हैं, आपकी इतला जो यही तो अभी क्या करेंगे? सर मेरी तो रिक्वेस्ट है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। हम पुरअमन लोग हैं, आपने देखा हमारा एक बंदा अपनी जगह से नहीं था। हमला हो रहा था, हम खड़े हुए थे, हम हाथ बांध के खड़े हुए थे, हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे। हमें कोई मारेगा, मार खाएंगे, मगर ये इलेक्शन हम जीते हुए, इसको हम खराब नहीं करेंगे। हाउस में सिक्योरिटी बुलाना, ये भी तो हाउस के मोहम्मद तकद्दुस खान के भट्टी साहब ने कत्ल की कंस्पिरेसी की है, 324 का मुकदमा बनता है उनके खिलाफ। दिस इज अ कंस्पिरेसी टू किल द डिप्टी स्पीकर और ये स्पीकर साहब और भट्टी साहब ने मिलकर की। तो अभी अंदर फोर्स बुला के इलेक्शन करवाएंगे? हमारी सलाह है फोर्स बुला के इलेक्शन करवाया जाए। पुरअमन इलेक्शन इंश्योर करना इनकी जिम्मेदारी है। वो हाउस के तकद्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ होगा, फोर्स अंदर आ जाए। नहीं, जो अभी तकद्दुस पामाल हुआ है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि पुलिस, आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन को शफाफ इंश्योर करें। तो अब उनका काम है वो किस तरह करें। आपको आज के दिन इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा, अच्छे तरीके से होगा, शफाफ तरीके से होगा। हम पुरअमन में बैठे हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब ने एक इशारा किया जब वो भट्टी हाउस में आया, ये इशारा मैंने खुद देखा। आप आई विटनेस? सर साहब, ये विफाक में तोशाखाना केस, ये क्या क्या खिलवा रहे हैं आप और ये क्या चल रहा है? देखिए, चोर चोर के नारे लगाने वाले, डाकू के नारे लगाने वाले, हमें जेलों में डालने वाले, जलावतनियों में भेजने वाले, बात ये है हमने कभी कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। मगर जब आपके नाक के नीचे घड़ी बिकेगी, हार बिकेंगे, औने पौने आप सरकारी माल कहते अपनी मलकियत ही बेच दी, क्या मसला है? नहीं, बस किसी दोस्त मुल्क से सरकारी तौर पे वो तोहफा दिया जाता है वज़ीर आज़म के ओहदे को, वो इमरान खान साहब की ज़ात को नहीं दिया जाता। और वो तोशा खाना के रेट रिड्यूस करवाए गए। और तोशा खाना देखें ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तोशा खाना केस बनाया जरदारी साहब पे, मियां साहब पे भी है, उन पे भी है, बनाया गिलानी साहब पे बनाया। तो का मसला था गिलानी साहब का भी। आपकी अपनी अहलिया हार और घड़ी बेच के इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको घर पे चेक रखना चाहिए। नहीं, ये तो ब्लेम गेमिंग हो जाएगी। वो भी 2 साल बाद कहेंगे कि आप भी कुछ साबित नहीं कर सके, हमारा मीडिया ट्रायल करवाया, हमारी गिरफ्तारियां करवाई, एटसेट्रा, बाकी सारी चीज़ें। मंजरनामा तो किरदार बदले हैं, मंजरनामा तो वही चल रहा है, पुराना ही। मैं उन्हें कहूँगा कि उनके पास शायद एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स नहीं थे और हमारे तो हमने किया ही कुछ नहीं ना। यहाँ जो नौकरियाँ बिकती रही हैं, डिप्टी कमिश्नर ठेके पे लगते रहे हैं, डीपीओस ठेके पे लगते रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर घपले किए जाते रहे हैं। इब्तिदाई इश्क खैर होता है कि आगे आगे देख होता है। आपकी हुकूमत में वो चोर, उनकी हुकूमत में आप चोर, किसी को यही चलेगा? मैं किसी को चोर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने आवाम को मायूस किया। चीज़ें बहुत निकल रही हैं, हमारे खिलाफ सबूत आया कोई नहीं और हम पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं। हम झंझट में डलना नहीं चाहते कि कौन चोर है और कौन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं। तोशा खाना में कुछ चीज़ें मिसिंग भी इतला आ रही हैं, क्या क्या मिसिंग है? देखिए, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, घड़ी आई है, हार आया और एक जीप की भी इतला है कि एक जीप भी बेची गई है। गोल्ड प्लेटेड कोई कलेक्शन को भी मैंने सुनी है। गोल्ड प्लेटेड कलेक्शन को भी है। असल में कुछ डायमंड्स का भी कारोबार था दुबई में, जो फरा बीबी जाके डायमंड्स जो हैं वो बेचती थी और उसके एवज कैश देती थी। वो किसी वक्त अनकवर होगा, बट मैं बड़ी आप संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो ब्लैक को वाइट कैसे करती थी? वो ये नहीं करती थी कि किसी कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट पैसे ले लें। वो करती ये थी कि वो डायमंड लेती थी दुबई में, उसको बेचती थी, वहाँ से वो पैसे पूरे करती थी, उसको वाइट करके शो करती थी। मैं समझता हूँ हमें इसमें इसको केस को इस बात को अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? हमारा मसला ये है, पेट्रोल सस्ता हो, आवाम को रोज़गार के मौके मिलें, गुर्बत, भूख, अफलास ख़त्म हो, बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी। मगर 2 लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि भागने की इतनी जल्दी ना करें। पहला दिन आया अपोजिशन का तो कोर्ट चले गए, हमारा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकालो। शहबाज शबीर को और शादात अकबर को इतनी भागने की जल्दी क्या है? क्या हो गया? इक़्तिदार के बगैर एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने हमेशा अपोजिशन काटी है, कोई बात नहीं, हौसला करो। चीनी और घी की कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं, देखिए तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में चला गया कि मियां साहब बैठे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत बनती है, पहली तरजीह प्राइस कंट्रोल है इंशाल्लाह।
पॉसिबल होगा ये से कंट्रोल करना? नीयत अच्छी हो तो मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है। आटा आप देखें कहाँ टच कर रहा है, चीनी, गंदम, ये सारी चीज़ें हैं। गंदम 2500 रुपये मन नहीं मिल रही अभी। इंशाल्लाह इस पे बरबूत हिकमत अमली बनाएंगे और ये शेख खुर्दों सस्ती होंगी, आप देखेंगे। गिरफ्तारियाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता गिरफ्तारियाँ आप नहीं देख रहे? आप तो दीवार के उस पार देखने की बड़ी सलाहियत रखते हैं। गिरफ्तारियों में हम बिलीव नहीं करते। देखिए, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस ज़रूर आना चाहिए, मगर अव्वल प्रायोरिटी ये है कि अवाम को रिलीफ मिले। ये काम में अगर हम पड़ गए तो फिर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। अवाम को रिलीफ देना प्रायोरिटी है, ये काम साथ साथ चलते रहेंगे।